बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बच्चों हम इस क्लास के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने छोड़ी थी वही आगे के टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव में बने रहें। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो हमने 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए थे वो अब थर्ड पॉइंट हमें देखना है कौन सा है। तो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं कार्बन फैमिली की, उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए थे आपको भी पता है, एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो नेक्स्ट वन जो आता है वो आता है मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर अच्छे से ध्यान में रखना है। जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है किस पर डिपेंड करता है ये भी पता होना चाहिए। ओके, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर डिपेंड करता है। ये पॉइंट हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। तो अभी देखो आपके पास क्या है, बोरोन ये कार्बन फैमिली है। आपके पास क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, यहाँ डाउन द ग्रुप दिखाते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, तो आपके पास कार्बन फैमिली के मेंबर्स कौन कौन से हैं, का, सी, गए, संत, प्रभु। दैट मीन्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ओके, अब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होने की वजह से जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी ल्यूज होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कम का मतलब है इलेक्ट्रॉन जल्दी से ल्यूज हो गया, और जल्दी से ल्यूज होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत जल्दी आएगा और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मेटल्स की तरह बिहेव करेगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मैंने विद रीजन आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है। अब बच्चों अगर आपसे ग्रुप नंबर 14 और 13 का कंपैरिजन पूछा जाता है तो आप कैसे करोगे। देखो ग्रुप नंबर 13 पता है आपको, एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, ग्रुप नंबर 14 की, जिसकी वजह से जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो ग्रुप नंबर 13 के ज्यादा होते हैं, 14 के कम होंगे। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर आपको पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर डिपेंड है, और हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। ओके, तो अब बच्चों यहाँ पर आपके पास जो ये टर्म आई कि ये मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमें पता है कि जब हम पीरियड में जाते हैं तो डिक्रीज होते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कार्बन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, नॉन मेटल, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर तो कम है तो ये नॉन मेटल होता है। ठीक है, सिलिकॉन जो है वो भी क्या होता है, नॉन मेटल। अब बच्चों इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ ऐसी भी होती है कि जिसकी वजह से ये किसकी तरह बिहेव करता है, सेमी मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, एंड जर्मेनियम जो होता है वो होता है मेटेलॉइड, एंड आपके पास सिलिकॉन के बाद, जर्मेनियम के बाद आता है टिन एंड लेड। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, मेटल होते हैं। ठीक है, जिसमें से अगर हम मेटल की बात करें, टिपिकल मेटल कौन होगा, लेड, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है, तो ये जो जर्मेनियम होता है और सिलिकॉन जो ये दोनों होते हैं ये यूज में आते हैं किसमें, सेमीकंडक्टर्स में। यहाँ हम कहें ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, हम यूज में लेते हैं इनको एज अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास है ग्रुप नंबर जो 14 है उनमें मेटेलिक कैरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा, डिपेंड अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है,
अगर ये पॉइंट माइंड में है तो आप नहीं भूलोगे। आप देखो बच्चों, यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो किसमें ज्यादा होगा, आपको भी पता है, जिसका साइज क्या है, छोटा है। तो हम गए कहां से कहां, डाउन द ग्रुप, काशी गए संत प्रभु। तो यहाँ पर आपके पास डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, और साइज इंक्रीज होगा तो आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, कम होगा, और जितना कम होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे। तो हम ये कहेंगे डाउन द ग्रुप जो मेल्टिंग पॉइंट एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, टिन और लेड की अगर हम बात करें तो टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लेड के कंपेयर में क्या होता है, कम। इवन किसका होना चाहिए, लेड का कम होना चाहिए। ठीक है। तो ऑर्डर जब आप दोगे तो क्या दोगे, देखो यहाँ पर ये ऑर्डर, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, देन सिलिकॉन का ज्यादा है, फिर जर्मेनियम का ज्यादा है, फिर टिन का लेड के कंपेयर में कम है। अब ये क्यों आया, तो आपने ये वाला ऑर्डर किसका देखा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का देखा होगा ना। तो देखो बच्चों, यहां पर इसके अंदर ओनली डी ऑर्बिटल है, 3d था, इसके अंदर 4d है, इसके अंदर कौन सा ऑर्बिटल है, 5d भी है और 4f भी है। ठीक है। तो पुअर शील्डिंग किसमें होती है, इसमें, और जिसमें पुअर शील्डिंग होती है वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, न्यूक्लियस आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है। ठीक है। तो अट्रैक्शन ज्यादा है, दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। मैंने अभी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो ऑर्डर है ये किसका है, ग्रुप नंबर 14 में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसका ये वेरिएशन रीजन देना है, इसमें लेड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टिन, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है। तो बच्चों ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको ये पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, उसके बेस पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से बता सकते हैं। ओके। तो आपको पता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो हम ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, निकालेंगे। देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NH2 ठीक है। दैट मीन्स आपके पास जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। अब 4 प्लस में आएगी, माइनस में आएगी, ये भी पता लगाना है हमें। तो देखो इसका अगर हम देखें जनरल, तो यहाँ पर क्या आती है, नोबल गैस। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बता रही हूँ, नोबल गैस NH2 अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन यूज कर दे तो क्या आ गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब स्टेबल हो गया। अगर 4 इलेक्ट्रॉन और गेन करके यही अपना ऑक्टेट पूरा कर ले तो भी क्या हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब हमारे पास 2 कंडीशंस आई। ठीक है। इन कंडीशंस को आपको माइंड में रखना है। कंडीशन कितनी आई, 2 आई। कौन कौन सी आई, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो ऑक्टेट पूरा हो गया, यहां भी क्या हो गया, इसका स्टेबिलिटी आ गई। तो 2 कंडीशन आ गई, +4 -4। अब यहाँ पर ये समझना है कि +4 होगी या नहीं होगी, या -4 होगी या नहीं होगी। ठीक है। तो देखो बच्चों, +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, और आपको पता है कि आपके पास आउटर सेल में अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है, और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इसको किसकी जरूरत होती है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसी एनर्जी को आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हो, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लूज किया तो और एनर्जी दी हमने, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया तो और भी ज्यादा एनर्जी दी, देन 4th इलेक्ट्रॉन यूज किया तो और भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन
नंबर के इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। ठीक है, तो अगर किसी एटम का साइज स्मॉल है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से टाइटली होल्ड होगा, और इलेक्ट्रॉन जब टाइटली होल्ड होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा नहीं, आपको बहुत ही हायर अमाउंट में एनर्जी चाहिए अगर साइज स्मॉल है तो। ठीक है, स्मॉल साइज की वजह से यहाँ पर हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली ल्यूज नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। अब -4 की बात करते हैं, इसकी होती है नहीं होती। तो देखो बच्चों, माइनस चार्ज का मतलब क्या है, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। देखो पहले से इसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर आ रहा है, पहले से ही 4 इलेक्ट्रॉन है, और जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपल्शन करता है। चलो ये तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्योंकि सेल जो है वो बड़ी है थोड़ी। ठीक है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इलेक्ट्रॉन्स तो अरेंज ही है, दूर दूर डिस्टेंस है। 5th भी आ जाएगा आराम से। जब 6th आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा हो गई, अब इलेक्ट्रॉन इजीली आएगा नहीं, हमें उसको पुश करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर पाएगा। अब यहाँ पर और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद हमने फिर से 7th इलेक्ट्रॉन को एंटर कराया इसमें। ठीक है, तो वहां भी आपको क्या देनी पड़ी, एनर्जी ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज्यादा हो गई क्योंकि ऑलमोस्ट जो आउटर सेल थी वो फिलअप होने वाली है, 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है इसके अंदर। ठीक है, अब इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होगा तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, तो -4 के चांसेस ही नहीं है। इसका मतलब थोड़े चांसेस किसके हैं, +4 के। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ग्रुप नंबर 14 की, वो कौन सी होगी, +4 होगी। बट मैंने आपसे कहा जिसका स्मॉल साइज है, किसका स्मॉल साइज है इन फैमिली में, कार्बन का स्मॉल साइज होता है। तो कार्बन जो होता है वो कभी भी +4 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसका साइज स्मॉल होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन यूज नहीं कर पाता तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। ठीक है, एक्चुअल में अगर हम देखें तो कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही करता है, ना कि वो आयन बनाएगा। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और आप पढ़ते आ रहे हो 10th क्लास से कि जो कार्बन होता है वो क्या करता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। राइट, तो आप देखो बच्चों यहाँ पर हमें इतना पता चल गया +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या अब सभी एलिमेंट्स की +4 होगी जो भी कार्बन फैमिली के अंदर है, तो वो अभी हम देख लेते हैं। ओके, तो जो कार्बन फैमिली है उसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करना है, का, सी, गए, संत एंड प्रभु। ठीक है, अब यहाँ पर जो कार्बन है इसकी मैंने बता दी +4 होती है, सिलिकॉन की भी +4 होगी, बट जर्मेनियम के अंदर d ऑर्बिटल की एंट्री हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या होगा, +4b एंड +2b। एंड अगर टिन की बात हम करते हैं तो यहाँ भी +4 एंड +2, एंड लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, +2 किसके अंदर आ रही है, ओनली इन 3 एलिमेंट्स के अंदर आ रही है। इनका रीजन क्या है, रीजन हम देते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आपको ये देखना है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट किन में आता है, सिर्फ जहां पर इनर d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, इनर d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। ठीक है, इनर d और f ऑर्बिटल की वजह से क्या होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या था, आप सभी को अच्छे से पता है कि s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैं इसकी बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, आगे नोबल गैस है, देन 3d 4s एंड क्या आता है 4p। ठीक है,
तो यहाँ पर इन डी ऑर्बिटल्स की वजह से क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है, सपोज ये 3D है और ये 4s है, 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इन 3D में क्या होता है, पुअर शील्डिंग होगी, इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये न्यूक्लियस इन s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करके रखेगा अपने साइड, और अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ये जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोल रहे हैं। इसका मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ यही ल्यूज करेगा और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। तो +4 भी होता है और +2 भी होती है, इसकी भी +4 +2, बट यहाँ सिर्फ पॉसिबिलिटी +2 की है क्योंकि यहाँ पर f ऑर्बिटल भी आ गया, d के साथ साथ f भी आ गया, ठीक है। इसमें ओनली d है, अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी, बट यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम ये डिस्कस करें कि +4 और +2 जिनकी होती है ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। कब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे और कब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, ये पॉइंट अच्छे से आपको समझना है। देखो इसके अंदर बच्चों आपने पढ़ा होगा 8th यूनिट रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कोई भी एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन अगर वो डोनेट कर रहा है तो उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। मैंने 8th यूनिट के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वहां जाकर देख सकते हो। अगर आपके माइंड से स्लिप हो गई ये चीजें तो अगेन देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मैंने कहा कि ये सपोज मेटल है, मैंने m से रिप्रेजेंट कर दिया, ये मेटल है। अगर ये +2 की फॉर्म में है और ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन और कम कर देगा, लूज कर देगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन लूज करने से चार्ज बढ़ता है, दैट मीन्स क्या आएगा, +4, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है या कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या कोई भी आयन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उसमें जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन, और वो किसकी तरह बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये +4 के अंदर है और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये किसमें चेंज हो जाएगा, M2 पॉजिटिव के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, डिक्रीज, या फिर हम ये कहें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आयन जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसमें क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो आपको एक चीज यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि जब ये आयन, ठीक है, ये जो ग्रुप नंबर 14 के जो आयन है अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तो दैट मीन्स ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, क्या दिया, देखो यहाँ पर FeCl3 है आपके पास और उसमें हमने क्या डाला, SnCl2, Sn 3 डाल दिया हमने, ठीक है, 3 के क्लोराइड्स हैं। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कैसे पता चलेगा, क्लोरीन कितनी है, 2, तो दैट मीन्स ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, +4 में। इसका मतलब क्लोरीन कितनी जुड़ जाएंगी, 4, +4 में जब ये चेंज होगा तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, लूज कर दिए हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, जो यहाँ पर आयरन है वो गेन करेगा। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर दिख रही होगी, क्या है, +3, और जब एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो किसमें चेंज होगा, यहाँ पर 2 पॉजिटिव के अंदर, मतलब प्लस चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, दैट मीन्स FeCl2 के अंदर चेंज हो गया, ठीक है। अब आप ये कहोगे यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये तो 1 गेन कर रहा है, तो बच्चों इसको बैलेंस भी तो करोगे यहाँ पर, तो बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 Fe आयन होंगे, यहाँ भी 2 Fe आयन होंगे, और ये बैलेंस है रिएक्शन, आप देख भी लो, ठीक है। यानी कि इसमें खुद में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन।
बट FeCl3 को ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, यहाँ पर कितनी है +2, यहाँ पर है +3, और जो ये रिड्यूस कर रहा है मतलब रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, इसलिए किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो यहाँ +2 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करेगा। क्लियर है? तो ये था आपके पास मेन पॉइंट कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है तो इनकी जो ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी या रिड्यूस करने की कैपेसिटी है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है, वो देखो। अभी मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिया कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, राइट। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कार्बन है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बजाय क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा किसी अदर एटम या फिर एलिमेंट के साथ में, तो यहाँ पर मैंने आपको ये कह दिया कि सपोज यहाँ पर हेलोजन है, क्लोरीन ले लिया सपोज आपने, तो देखो बच्चों यहाँ पर इसके पास 4 इसके इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्लोरीन के ओर आ गए, दैट मीन्स इसका ऑक्टेट क्या हो गया है, कंप्लीट। अब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन आफ्टर द बॉन्डिंग। अब इसके पास ये 8 इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे बॉन्डिंग में दिख रहे हैं, क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास, नहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच भी नहीं है। ठीक है, और क्या इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन या 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, 8 है, हमने अभी देख लिया, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी नहीं है। तो ये जिनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है और उनके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उनको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कार्बन फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज मॉलिक्यूल होते हैं, उनके पास कंप्लीट ऑक्टेट हो जाता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी नहीं बचता, ना डेफिशिएंसी होती है। क्लियर? तो अब एक चीज और आती है, वो क्या कि हमें जो ये कंपाउंड्स दिख रहे हैं वो कोवैलेंट है या आयोनिक है, वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे बताते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैं ऑक्सीडेशन स्टेट में बता रही हूँ, अच्छे से आपको याद रखनी है। देखो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और कोवैलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड्स के अंदर होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, क्योंकि आपको पता है +4 दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, आप देखो हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो +4 ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है वो क्या होती है, डिक्रीज, एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें देखें कि कार्बन की +4 थी, सिलिकॉन की भी क्या है, +4 है, इसका मतलब ये क्या बना रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। फिर हम जर्मेनियम, देन उसके बाद टिन और लेड की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों में तो +4 है, देन +2 इंक्रीज होती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे इंक्रीज होगी, आयोनिक जो बॉन्ड है या आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती चली जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे, एक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, 2 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देगा, आयन बना लेगा, और आयन बनेगा वहां पर आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो ये ध्यान रखना है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो क्या होते हैं, डिक्रीज, एंड आयोनिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज। ये चीज आपको माइंड में रखनी है, क्या नोट कर लेना, डाउन द ग्रुप कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज एंड आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज। ठीक है, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज। क्लियर? तो आपको मैंने रीजन भी दे दिया है, क्योंकि स्टार्टिंग में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसलिए वो कोवैलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे, +4 डिक्रीज होती जाती है, +2 इंक्रीज होती है, इसीलिए आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखना है, रिमेम्बर करना है आपको। तो बच्चों इसी के साथ जो ये पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कार्बन फैमिली की। ओके, टेक केयर।